सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नींद की बीमारी है जिसमें सोते हुए आपके सांस के रास्ते में रुकावट मल्टीपल टाइम्स रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सांस रुक जाता है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप उठ जाते हैं। में अमाल मलिक को एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया और उन्होंने ये भी बताया कि इस मशीन को लगाकर ही वो सो सकते हैं, अदरवाइज उनकी सांस रुक जाती है। तो वो क्या है वो मशीन, उसके बारे में थोड़ा बताइए और कैसे स्लीप एपनिया के पेशेंट को हेल्प करती है। सो वो मशीन जो होती है वो एक ब्लोअर है, कंप्यूटर के साथ ब्लोअर है, जो कि आपको ट्यूबिंग के जरिए एक मास्क के थ्रू हवा फेंकता है। अब ना वो हवा एक स्प्लिंट की तरह काम करती है, जिससे कि ये एयरवे ओपन रहता है, चाहे वो नाक में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे गले के पीछे हो, तो वो एयरवे ओपन कर देता है। डी किन पेशेंट्स को जाते हैं उनके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि किसको सीपैप देना है, किसको पैप देना है या किसको वीपैप देना है। हमारा सबका 5 बार पर घंटा सांस रुकता है, ठीक है। 5 से 15 बार अगर हमारा सांस रुक रहा है तो इसको माइल्ड स्लीप एपनिया बोलते हैं पर घंटा। अगर हमारा 15 से 30 बार पर घंटा सांस रुक रहा है, जो कि स्टडी में पता लगता है, जो हम स्टडी करते हैं, तो इसको बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको ना खर्राटे लेने की भी बहुत आदत होती है, रात को बहुत जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। तो जो हमारे नाक के पीछे, मुंह के पीछे और गले के पीछे का रास्ता है, ये लचीला है और ये फ्लॉपी होता है। सो ये रास्ते में जब भी रुकावट होगी तो ये वाइब्रेट करेगा। अच्छा। उस वाइब्रेशन को हम खर्राटा बोलते हैं। तो ये सबका होता है। सो थोड़ा बहुत खर्राटा सबको आता है, बट क्या कुछ ऐसे और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है ओबेसिटी, ठीक है। देन सेकंड इज एज, ओके। सो जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारा जो ये नाक का रास्ता, गले का रास्ता और मुंह के पीछे का रास्ता, ये और लचीला हो जाता है। थर्ड इज, कई बार ना डॉक्टर कुछ लोगों को रात में बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी होती है, आदत होती है, जिसकी वजह से उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी पैटर्न दिख रहा है तो ये भी कहीं ना कहीं स्लीप एपनिया से कनेक्टेड हो सकता है। एक बार इज नॉर्मल, बट इफ यू आर मल्टीपल टाइम्स आप उठ रहे हैं, स्लीप एपनिया एक मेजर इसका कारण होता है। अगर किसी पेशेंट को समझ आ जाता है तो उनके पहले क्या स्टेप्स होते हैं, क्या टेस्ट कराए जाते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है? तो आपका हमें ये देखना है कि आप कितना गहरा सो रहे हैं और कितनी बार जग रहे हैं। तो उसके लिए हम आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी मेजर करते हैं, आई की मूवमेंट एंड चिन की। इससे हमारी स्लीप का पता लगता है। देन डिफरेंट टाइप्स के मास्क होते हैं और ये क्या है जो हेड पर जो एक स्ट्रक्चर जैसा रखकर सोया जाता है? तो अमाल मलिक जो लगा रहे हैं वो मास्क इज द मास्क जिसमें नोज से जाके देन वो ऊपर से ट्यूबिंग जा रही है उनके। So that's why it looks little messy, but then that mask is one of the most comfortable mask. देखा कि जो शंख बजाते हैं उनका माइल्ड स्लीप एपनिया इम्प्रूव हो गया और उनको लक्षण और सिम्टम, नींद की अलर्टनेस बेहतर रही। सो लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है, आई थिंक उनको तो पता नहीं है क्योंकि वो सो रहे हैं, लेकिन उनके आसपास के जो लोग हैं वो कैसे आइडेंटिफाई करें कि अब ये जो प्रॉब्लम है एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है? बेड पार्टनर ने बताया है कि आपका खर्राटा बंद हो जाता है और सांस रुक जाती है। अगर आपने ये फील किया है आपके पार्टनर ने और आपको खुद चोकिंग की कभी फीलिंग हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है स्लीप एपनिया। मशहूर टीवी रियलिटी शो बिग बॉस का सीजन 19 शुरू हो चुका है और इस सीजन में बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से एक पार्टिसिपेंट हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सिंगर अमाल मलिक। तो आपने आई थिंक देखा होगा कि अमाल मलिक एक मशीन का इस्तेमाल करते हैं सोते समय और उन्होंने बहुत ओपनली ये एक्सेप्ट भी किया है कि उनको एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसका नाम है स्लीप एपनिया। तो आज के हमारे सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में स्लीप एपनिया होता क्या है और जो मशीन अमाल मलिक इस्तेमाल करते हैं उसका क्या यूसेज है, किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स हैं भी या नहीं, उस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। तो सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज एनबीटी लाइव के इस हेल्थ पॉडकास्ट सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं पल्मोनोलॉजिस्ट एंड स्लीप स्पेशलिस्ट डॉक्टर विकास मित्तल। डॉक्टर विकास, आज एनबीटी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वर्षा जी।
सो डॉक्टर, हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं स्लीप एपनिया पे। सो आई थिंक आपने अभी जो बिग बॉस का सीजन चल रहा है उसमें एक पार्टिसिपेंट हैं अमाल मलिक, जो बहुत फेमस सिंगर रह चुके हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उनको एक डिसऑर्डर है, स्लीप डिसऑर्डर, जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया। उनको ना एक मशीन इस्तेमाल करते हुए भी हमने बहुत बार देखा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि एक्चुअल में स्लीप एपनिया होता क्या है, इतना ज़्यादा ट्रेंड में है, ये क्या डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, किस तरह से काम करता है, उस पर थोड़ा बात करिए। ओके, सो सी स्लीप एपनिया का एक्चुअली पूरा नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का अगर हम थोड़ा इसको ब्रेक करके देखें, ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, स्लीप मतलब नींद में, और एपनिया मतलब सांस रुक जाना। सो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एक नींद की बीमारी है जिसमें सोते हुए आपके सांस के रास्ते में रुकावट, मल्टीपल टाइम्स रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से आपका सांस रुक जाता है और आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचने की दिक्कत होती है, जिसकी वजह से आप उठ जाते हैं। सो अब आप उठ जाते हैं तो अगले दिन आप उठते मीन्स लाइक यू डोंट वेक अप फुल्ली, समटाइम्स यू वेक अप विद चोक्ड अप आल्सो, बट आप इंटरमिटेंटली आपकी नींद गहरी से लाइट हो जाती है और वो अवेकनिंग्स की वजह से आप अगले दिन स्लीपी फील करते हैं और फ्रेश नहीं फील करते। ओके। और इस बीमारी में बिकॉज मल्टीपल टाइम्स आप उठ रहे हैं तो अगले दिन उसके स्लीपीनेस के अलावा बड़े सारे अदर लक्षण भी हो सकते हैं। ओके, परफेक्ट। सो अभी आपने जैसे बताया कि स्लीप में हिंड्रेंस होता है, रुकावट होती है, जिसकी वजह से स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। सो डॉक्टर, बहुत से ऐसे लोग मैंने देखे हैं जिनको ना खर्राटे लेने की भी बहुत आदत होती है, रात को बहुत ज़ोर ज़ोर से खर्राटे लेते हैं, और एक टाइम ऐसा भी आता है कि उनकी जो स्पीड है, मतलब एकदम से खर्राटे ले रहे हैं और फिर एकदम से वो धीमे हो जाता है, फिर एक पॉज आ जाता है। तो ये जो पैटर्न है, क्या ये भी स्लीप एपनिया का कहीं ना कहीं एक सिम्टम है, साइन हो सकता है? सो जैसे हमने बोला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्शन से मैंने वर्ड शुरू किया है। सो ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी रास्ते में अगर रुकावट होगा, ओके, सो वहाँ पर आवाज़ आएगी। ओके, नाउ हमारा जो रास्ता सांस का है वो नाक से शुरू होता है, नाक के पीछे, फिर इट गोज बियॉन्ड आवर माउथ, माउथ के पीछे, फिर गले, ठीक है, फिर देन पाइप्स होते हैं, विंड पाइप्स। सो जो हमारा नाक के पीछे, मुंह के पीछे और गले के पीछे का रास्ता है, ये लचीला है और ये फ्लॉपी होता है। सो ये रास्ते में जब भी रुकावट होगी तो ये वाइब्रेट करेगा। Okay. उस वाइब्रेशन को हम खराटा बोलते हैं। अब नॉर्मली जब भी हम, आपने देखा होगा, सोते हैं तो हमारा हाथ पैर एकदम ढीले हो जाते हैं। किसी भी आप सोते हुए व्यक्ति का हाथ उठाएंगे और फिर उसको उठाने के बाद छोड़ देंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। यस। है ना, बिकॉज उसमें टोन खत्म हो जाती है। जब हम सोते हैं तो हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो ये लचीला रास्ता है ये फ्लॉपी हो जाता है। तो अब वहां पर उन फ्लॉपी होने से अगर दिन में वो रास्ता बिल्कुल गोल है तो रात में वो, मतलब दिन में अगर जैसे ही गोल है तो रात में वो ऐसे नैरो हो जाएगा। तो ये सबका होता है। सो थोड़ा बहुत खराटा सबको आता है, बट जिनको ये रास्ते में कोई रुकावट है, ओके, किसी भी वजह से, तो वो रास्ता और नैरो हो जाता है और बीच में बंद हो सकता है। ठीक है, तो जब खराटा जितना नैरो होगा उतना, जितना वाइब्रेट करेगा, जितना नैरो होगा उतना खराटा तेज होता जाएगा। ओके, और एक समय आएगा कि खराटा बंद हो जाएगा, क्योंकि रास्ता पूरा बंद हो जाएगा। जितना नैरो है उतना ज्यादा, जैसे जैसे और गहरी नींद होगी और हमारा मसल का टोन लूज होएगा, देन हमारा ये रास्ता बंद हो जाएगा। जैसे ही बंद हो जाएगा तो आपका आवाज खराटे का रुक जाएगा। तो वो खराटे का आवाज रुक जाएगा, फिर आप जग जाते हैं, बिकॉज आपको लिए सांस ज्यादा जरूरी है और नींद टूट जाएगी उस वक्त, बिकॉज सांस नहीं आएगा तो आप जिंदा नहीं रहेंगे। तो सांस जरूरी है, तो नींद टूट जाती है। तो नींद टूटती है तो जैसे ही नींद टूटती है हमारी टोन वापस आ जाती है, रास्ता खुल जाता है। तो ये मल्टीपल टाइम्स इस बीमारी में होता है। तो माइल्ड प्रॉब्लम में जस्ट हल्की सी स्नोरिंग होती है, और जो लेट स्टेजेस अगर स्नोरिंग की होती है तो उसमें खराटा बीच बीच में रुक जाता है, सांस रुक जाता है और
ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है। सो आपने डॉक्टर बताया कि खर्राटे सबको आते हैं नॉर्मली, और जब ज़्यादा खर्राटे आते हैं तो हमें कहीं न कहीं अलर्ट होने की ज़रूरत होती है। हम्म लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति है, आई थिंक उनको तो पता नहीं है क्योंकि वो सो रहे हैं, लेकिन उनके आस-पास के जो लोग हैं, वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि अब ये जो प्रॉब्लम है एक सीरियस स्लीप डिसऑर्डर की तरफ जा रही है, स्लीप एपनिया जैसी प्रॉब्लम हो सकती है इनको? सो खर्राटा जो है वो अगर सिवियर हो रहा है और उसके साथ आपके बेड पार्टनर ने बताया है कि आपका खर्राटा बंद हो जाता है और सांस रुक जाती है, अगर आपने ये फील किया है आपके पार्टनर ने और आपको खुद चोकिंग की कभी फीलिंग हुई है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण होता है स्लीप एपनिया का। हुँ, सो जो स्लीप एपनिया है उसमें एक तो ये हो गया रात में सिम्टम, एंड जो पेशेंट्स को स्लीप एपनिया होता है उनको दिन में भी लक्षण हो सकते हैं कि उनको, बिकॉज रात में नींद टूट रही है तो दिन में उनको हुँ, बीच बीच में मतलब नींद आएगी, बिकॉज रात में वो पूरा नींद नहीं ले पाते हैं। सो ओके। ये दूसरा लक्षण होता है, तो टायर्डनेस या हुँ, मतलब या तो स्लीपी वो फ़ील स्लीपी करना। फील करना हुँ, या फिर वो टायर्ड फील करते हैं, बिकॉज रात में प्रॉपर गहरी नींद नहीं आ पाता है। हुँ, ठीक है, सो ये दो मेन लक्षण होते हैं। रेस्ट हमारे बॉडी में और खराटे, टायर्डनेस और ये जो स्लीप जो पॉजेज के अलावा अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके नेक में चर्बी ज़्यादा है, आपको मोटापा है, हुँ। ओके सो ये सब कुछ लक्षण हैं जो कि आपको स्लीप एपनिया की की तरफ लेकर तरफ जा सकते लेके बताते हैं कि स्लीप एपनिया हो सकता है। परफेक्ट। सो डॉक्टर, अपार्ट फ्रॉम दीज सिम्पटम्स, क्या कुछ ऐसे और भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हो? क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ट्रिगर करती है स्लीप एपनिया को? सो रिस्क, आपने दो चीज सवाल पूछे हैं, हुँ, रिस्क और ट्रिगर। सो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है ओबिसिटी। हुँ, ठीक है, देन सेकंड इज एज। ओके, सो जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारा जो ये नाक का रास्ता, गले का रास्ता और मुंह के पीछे का रास्ता ये और लचीला हो जाता है। थर्ड इज मेल सेक्स। ओके, ओके, मेल्स में ये ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा, तो देन उसके बाद एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे, एनेटमिकल माने आपका बनावट में ही कहीं नैरोनेस है, तो वो अब रास्ता मैंने बताया नाक से शुरू होते हैं, तो नाक में अगर कुछ रुकावट है, हुँ, ठीक है, या नाक के पीछे जैसे बच्चों में एडिनॉइड्स हो गया, देन मुंह के पीछे बच्चों में और अडल्ट्स में टॉन्सिल्स हो गया हुँ, इनकी वजह से। ठीक है, देन आपका अगर हम गर्दन के पीछे और ठुड्डी के पीछे देखें तो किसी की ठुड्डी पीछे होती है जिसको हम रेट्रोग्नेथिया बोलते हैं, ओके, उसकी वजह से, या कुछ डेंटल स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं आपके कि टीथ में क्राउडिंग है, जीभ बड़ा है। ओके, सो ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि रास्ते को नैरो करती हैं हुँ, और इससे आपका रिस्क बढ़ जाता है। ओके, ओके, देन जो ट्रिगर्स हैं वो मेनली होते हैं आपका, अगर आप अल्कोहल लेते हैं या फिर आप नींद को अपनी डिप्राइव करते हैं, ठीक हुँ। है, इरेगुलर स्लीप शेड्यूल है, तो ये सब आपके ट्रिगर होते हैं, और वजन बढ़ना, ठीक है ना, सो ये सब ट्रिगर्स होते हैं जो कि स्लीप एपनिया को को बढ़ा बढ़ा सकते हैं। सकता है। सो डॉक्टर, जो अमाल मलिक है ना, उन्होंने अपनी लाइफ़स्टाइल भी आई थिंक बताई है कि मैं रात भर काम करता था और अगले दिन फिर मैं सोता था। तो हम्म इस तरह की जो लाइफ़स्टाइल है, जो नाइट हम्म आउल होते हैं, मतलब जो हम्म देर रात तक जागते हैं और अगले दिन फिर वो सोना हम्म ज़्यादा पसंद करते हैं, हम्म क्या ये भी कहीं न कहीं एक कारण है स्लीप एपनिया को सो ट्रिगर करने वही का? ट्रिगर का कारण है, ओके, बट दैट इज नॉट द कॉज, है ना, कॉज़, कॉज ओके। इज ऑब्स्ट्रक्शन। हुँ, ओके, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन। देन स्लीप एपनिया पे आजकल हुँ, बहुत रिसर्च हो रहा है, और एक चीज होती है कि आप जब ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है और उस वक्त हल्की सी ऑब्स्ट्रक्शन से भी आपकी नींद टूट जाए अगर, ओके, सो किसी को हल्का, देखो एक होता है कि पूरा सांस रुक जाना, एक हुँ, होता है कि जिसको हम एपनिया बोलते हैं, और एक होता है हाइपो एपनिया जिसमें हम सांस कम हो जाती है, मतलब हमारा जो उसकी फ्रीक्वेंसी है सांस की, जो उसकी एम्पलीट्यूड है, माने हम सांस अगर लंबा लंबा ले रहे हैं और हम थोड़ा कम लेने लगते हैं, हुँ। तो जो पेशेंट्स होते हैं जिनको इरेगुलर स्लीप शेड्यूल्स हैं या कुछ अपने स्लीप को डिप्राइव कर रहे हैं, तो उनको ये हाइपोएपनिया के सिम्टम्स होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ओके। कई बार ना डॉक्टर, कुछ लोगों को रात में बार-बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम भी होती है, हम्म आदत होती है, जिसकी वज़ह से उनकी स्लीप बहुत डिस्टर्ब होती है। तो अगर ऐसा कुछ भी पैटर्न दिख रहा है, तो ये भी कहीं न कहीं स्लीप एपनिया से कनेक्टेड हो सकता है? यस, बिल्कुल।
जो रात में नींद यूरिन के लिए टूटती है, एक बार इज नॉर्मल, बट इफ यू आर मल्टीपल टाइम्स आप उठ रहे हैं, स्लीप एपनिया एक मेजर इसका कारण होता है। इनफैक्ट हमारे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया एज और मेल्स में ये ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एज होती है और मेल्स में, तो जो बुजुर्ग होते हैं जिनको प्रोस्टेट की ग्लैंड की सर्जरी हो जाती है, उनको बेसिकली रात में बार बार यूरिन आता है, तो वो अपनी सर्जरी करा लेते हैं। तो वो सर्जरी तो करा लेते हैं इसी प्रॉब्लम के लिए कि बार बार रात में यूरिन के लिए उठना पड़ता है, बट सर्जरी के बाद भी वो करेक्ट नहीं होती, तो उनमें पाया गया है कि स्लीप एपनिया इज द कारण जिसकी वजह से ये होता है। ओके। तो जैसे स्लीप एपनिया की वजह से ना हमारी नींद पूरी नहीं होती है। अगर नींद जिस दिन भी पूरी नहीं होती है तो हमें ऐसा लगता है हमारा मूड ठीक नहीं है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ पर भी स्लीप एपनिया का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है? एक कनेक्शन है इसका भी कुछ? देखिए, आपको स्लीप एपनिया जो है, आपको हमने बताया कि एक ये डिसऑर्डर है। अब इसकी वजह से डिजीज जो होती है, ओके, हाँ। जैसे कि डायबिटीज हम बताएं कि एक डिसऑर्डर है, बट उससे डिजीज क्या होगी, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट में ब्लॉकेजेस हो सकती हैं, है ना। यस। ऐसे ही स्लीप एपनिया एक डिसऑर्डर है, और जो डिजीज हैं, तो इसके लक्षण क्या हैं कि रात में आपकी नींद टूट रही है बार बार, तो अगले दिन आपको उस नींद ना आने की वजह से इफेक्ट होंगे, और नींद ना आने की वजह से हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल और इकोनॉमिकल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है। सो फिजिकल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, नींद जो रात में डिस्टर्ब होती है, कि आपकी एक तो ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी बढ़ती है, ओबिसिटी की, ठीक है, डायबिटीज की, एंड आपको स्ट्रोक की। सो ये तो चार हो गए। देन आपकी बिकॉज स्लीप डिप्राइव हो रही है तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। अब आपने पूछा था मूड, सो अगर हम अब मूड की बात करें तो सेकंड इज मेंटल हेल्थ। सो मूड के आप देखेंगे, आप इरिटेबल ज़्यादा हो जाते हैं अगर रात में नहीं सोए हों। सो स्लीप एपनिया में भी रात में क्योंकि नींद डिप्राइव होती है, तो अगले दिन आपको मूड डिस्टर्बेंसेस, एंग्जाइटी, ओके। एंड बच्चों में अटेंशन डेफिसिट जो सिंड्रोम होता है, बच्चों में रादर देन एक्सेसिव स्लीपीनेस वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। सो ये अपोजिट होता है बच्चों में इसका इफेक्ट। मतलब बच्चों में भी होता है स्लीप एपनिया? बच्चों में भी हो सकता है, बिकॉज ऑब्स्ट्रक्शन टॉन्सिल से होती है, एडिनॉइड से होती है, तो बच्चों में भी स्लीप एपनिया होता है डेफिनेटली। और ऑब्स्ट्रक्शन तो कोई भी वजह से हो इस रास्ते में, तो वो स्लीप एपनिया का कारण बन सकता है। तो मूड में आपको ये बताया, देन आपके अटेंशन कम हो सकती है, ओके। सो आपका अगले दिन आप अटेंटिव नहीं रह सकते, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो सकता है, आप काम में आपको मन नहीं लगे, आप काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाए। देन इसी की वजह से सोशल इम्पैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, ओके। जो कि आपके ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके, देखिए अगर स्लीप एपनिया है तो उनकी अगर नींद डिस्टर्ब है, तो अगले दिन वो स्लीपीनेस में गाड़ी चलाएंगे तो उनको एक्सीडेंट हो एक्सीडेंट का सकते रिस्क हैं। है। सो फिजिकल, मेंटल, सोशल आपकी लाइफ पे इसका इफेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब स्लीप एपनिया सिर्फ स्लीप का ही डिसऑर्डर नहीं है, हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को पार्ट कहीं को ना अफेक्ट कहीं कर अफेक्ट सकता है, कर सकता बिकॉज है। इट इज अफेक्टिंग द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हेल्थ विच इज स्लीप, दैट इज और ट्रू। उसी को वो डिप्राइव कर रहा है, ठीक है। दैट इज ट्रू। सो डॉक्टर, जैसे अब हमें समझ आ गया क्या क्या सिम्टम्स हैं और किस तरह से इसके कॉजेज हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, ट्रिगर्स क्या क्या है स्लीप एपनिया के। अगर किसी पेशेंट को ये समझ आ जाता है तो उनके पहले क्या स्टेप्स होते हैं, क्या टेस्ट कराए जाते हैं, डायग्नोसिस कैसे होता है, कैसे पूरा प्रोसेस आगे वो होता है? सो जो स्लीप एपनिया है उसके लिए हमें नींद में ये प्रॉब्लम है, तो नींद की जांच होगी। सो नींद की जांच ऑब्वियसली आप सो रहे हैं तभी होगी, तो उसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी, ओके। ओके। अब स्लीप स्टडी में हम आपकी नींद की रिकॉर्डिंग करते हैं, ओके। अब नींद की रिकॉर्डिंग के लिए हमें एक तो आपका हमें ये देखना है कि आप कितना गहरा सो रहे हैं और कितनी बार जग रहे हैं, तो उसके लिए हम आपकी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ओके, मेजर करते हैं, आई की मूवमेंट एंड चिन की। तो इससे हमारी स्लीप का पता लगता है। देन दूसरा पार्ट है कि हम रास्ता रुकावट हो रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम नाक का फ्लो, मुंह का फ्लो, खराटे का इंटेंसिटी, छाती की मूवमेंट, एब्डोमेन की मूवमेंट रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका ऑक्सीजन लेवल हमारे को रिकॉर्डिंग होता है। सो स्लीप स्टडी में मल्टीपल पैरामीटर्स रिकॉर्ड होते हैं, जिसको पूरी रात रिकॉर्ड किया जाता है। सो इसको हम बोलते हैं स्लीप स्टडी को पॉलीसोमनोग्राफी। पॉली मतलब मल्टीपल चीजें इसमें रिकॉर्ड होती हैं, नींद में सोमनोग्राफी मतलब रिकॉर्ड होना,
ओके। सो ये एक टेस्ट होता है जिसमें हमारी रात भर स्टडी होती है, जिससे हमें पता लगता है कितनी बार हमारा ये रास्ता रुक रहा है, कितनी बार हम जग रहे हैं और कितनी हमें सिवियर स्लीप एपनिया है, माने कितने हमारा ऑक्सीजन कम हो रहा है, कितनी बार उसमें हमारे हार्ट की गति में दिक्कत हो रही है, ईसीजी भी इसमें रिकॉर्ड होता है। तो मल्टीपल चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं पूरे 8 घंटे की नींद में। ओके, सो ये कितने टाइम का टेस्ट होता है? सो ये स्लीप का टेस्ट है तो पूरी रात ड्यूरेशन का होता है, बट क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और कभी कभी पेशेंट को उसमें लगाने से नींद में दिक्कत होती है, कई बार हमें पेशेंट बोलते हैं ये कैसे हम करके हाँ, टेस्ट कर पाएंगे। एग्जैक्टली। तो हमें 8 घंटे में से मिनिमम 2 घंटे का डाटा चाहिए होता है टू मेक अ डायग्नोसिस। ओके, सो 2 घंटे भी अगर वो लग जाता है 8 घंटे में, बट हम लगाते पूरी नाइट हैं। सो यूजुअली 6 to 8 आवर्स हम रिकॉर्डिंग करते ओके, हैं इसमें। सो ये क्लिनिक पे ही होता है या फिर पेशेंट अपने घर पे भी करवा सकता है? या सो देयर आर 4 मतलब लेवल्स ऑफ स्लीप स्टडी। ओके, Okay. जो लेवल 1 होता है वो आपका या तो क्लिनिक या हॉस्पिटल बेस्ड लैब में होता है, जहाँ पे आपको वहीं आके सोना होता है। अच्छा। उसमें आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, उसमें चैनल्स जो मैंने बताया इतनी सारी रिकॉर्डिंग होगी, वो सारी रिकॉर्डिंग होती है उसमें। लेवल 2 आपके घर पे होता है। अच्छा, और टेक्नीशियन उसमें हॉस्पिटल में और लैब में साथ वाले कमरे में सब कुछ रिकॉर्डिंग लाइव देख रहा होता है। ओह। ओके, जो घर पे लेवल 2 होती है वो सेम चीज़ ऑलमोस्ट जो हमने सारी रिकॉर्डिंग की, इक्की दुक्की कम बस रिकॉर्डिंग, सेम चीज़ घर पे, बट टेक्नीशियन नहीं होता। और लेवल 3 में हम ब्रेन की एक्टिविटी नहीं, सिर्फ हम रेस्पिरेटरी रिकॉर्डिंग करते हैं कि सांस रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। ओके। तो इसके अलग अलग लेवल्स होते हैं, अलग अलग इंडिकेशन होते हैं। तो मेनली अभी मेरी 3 लेवल्स होते हैं। ओके, लेवल 1 हॉस्पिटल में, लेवल 2 एंड 3 घर पे। ओके। ओके, सो उसी हिसाब से इसकी कॉस्टिंग भी होती है। सो जो लेवल 3 स्टडी, जो होम स्लीप स्टडी होता है, वो आपको जिन भी पेशेंट्स को हाई रिस्क है स्लीप एपनिया का, जो मैंने बताया, मोटा, एज ज़्यादा, बैठे हुए सोना, विटनेस, आपको खराटा ऊपर नीचे होते, सांस रुकने की, जिनको ये टेंडेंसी पता लगती है, उनको हम और उनको कोई भी और साथ में बीमारी नहीं है, ना ब्लड प्रेशर या मतलब ना हार्ट की, ना लंग्स की कोई पुरानी बीमारी या नींद ना आने की बीमारी, अगर कोई और साथ में बीमारी नहीं है और प्योर एंड प्योर हमें लग रहा है कि स्लीप एपनिया होगा, तो उनको हम घर पे भी स्लीप स्टडी करा सकते हैं ओके, डायरेक्टली। और इसकी कॉस्टिंग की क्या रेंज रहती है? अप्रॉक्स कितना खर्चा सो आता है? लेवल 1 कॉस्टिंग जो है वो कॉस्ट होती है 15,000 से लेके 25,000 तक इन डिफरेंट ओके, सेंटर्स, सेटअप्स। इन डिफरेंट सेटअप्स। ओके, लेवल 2 यूजुअली रेंज करती है 8,000 से लेके 12,000 के बीच में, जो घर पे आपके होती है। और लेवल 3 जो होती है वो आपकी सम places 2,000, some places 5,000, depending on who is doing the test and where the test is conducted and which machine is being used. ओके। So ये 3 लेवल्स हैं और ये 3 लेवल्स की स्टडी है। एक लेवल 4 और होती है जिसमें जस्ट स्क्रीनिंग करते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। वो यूजुअली फॉलोअप्स में यूज होती है, वो डायग्नोसिस के लिए यूज नहीं होती है। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर ना, हमने जब शो देखा बिग बॉस, तो उसमें अमाल मलिक को एक मशीन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया, और उन्होंने ये भी बताया कि इस मशीन को लगाकर ही वो सो सकते हैं, अदरवाइज उनकी सांस रुक जाती है। तो वो क्या है वो मशीन, उसके बारे में थोड़ा बताइए, और कैसे स्लीप एपनिया के पेशेंट को हेल्प करती है, उस पर भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन दीजिए। सो आई थिंक स्लीप एपनिया जो है, हमने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, रुकावट है। ओके, यस। अब वो मैंने बताया नाक के पीछे, मुंह के पीछे, गले के पीछे हो सकती है। अब अगर मल्टीपल लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन हो, है ना, और तो उसको हमें रास्ते को क्लियर करना है। सो यूजुअली मैंने बताया ये रास्ता फ्लॉपी होता है और इसलिए बंद होता है मेनली, है ना। ओके, सो अब जो मशीन होती है वो एक ब्लोअर होता है, एक स्मॉल मशीन होती है, वो बहुत बड़ी नहीं होती, वो आप में मानिए कि इट कैन बी एज स्मॉल एज माई हैंड, अच्छा। और मे बी डबल हैंड साइज, या। इतने साइज की मशीन होती है ये। उसके अंदर इट्स लाइक अ कंप्यूटर विद अ ब्लोअर। सो वो कंप्यूटर होता है, वो आपका गेज करता है कि कितनी बार सांस रुक रहा है, उस हिसाब से वो प्रेशर बढ़ाता है। सो उसमें प्रेशर रेंज होता है 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से 20 सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक का, और वो एक ट्यूबिंग के थ्रू आपको प्रेशर डिलीवर करता है। फिर वो आपको ऑब्वियसली नाक या मुंह के ऊपर उसको मास्क के ऊपर लगाना पड़ता है।
सो वो मशीन जो होती है वो एक ब्लोअर है, कंप्यूटर के साथ ब्लोअर है, जो कि आपको ट्यूबिंग के जरिए एक मास्क के थ्रू हवा फेंकता है। अब ना वो हवा एक स्प्लिंट की तरह काम करती है, जिससे कि ये एयरवे ओपन रहता है। चाहे वो नाक में हो, चाहे मुंह में हो, चाहे गले के पीछे हो, तो वो एयरवे ओपन कर देता है। ओके, सो दिस इज मशीन इज कॉल्ड PAP, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। पॉजिटिव मतलब प्रेशर को पॉजिटिव प्रेशर है, नेगेटिव मतलब नेगेटिव प्रेशर, एक पॉजिटिव प्रेशर है। एयरवे सांस के रास्ते को प्रेशर से वो खोल रहा है। और सीपैप मशीन भी एक होती है, तो सेम है ये? PAP मैंने बोला पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ओके, ठीक है। सो CPAP कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, और एक होती है बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। ओके, सो BPAP बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। CPAP में कंटिन्यूअस सेम लेवल का प्रेशर रहता है, बाईपैप में सांस लेते हुए अलग प्रेशर, छोड़ते हुए अलग प्रेशर रहता है। सो ये दो तरह की मेनली मशीन्स होती हैं जो स्लीप एपनिया में हम यूज करते हैं। सो ये दी किन पेशेंट्स को जाते हैं, उनके सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि किसको सीपैप देना है, किसको पैप देना है, या किसको वीपैप देना है? सो अब जैसे हमने बताया कि हम स्लीप स्टडी करते हैं, और स्लीप स्टडी करने के बाद हमें पता लगता है कि पेशेंट को स्लीप एपनिया है। तो स्लीप एपनिया को हम 3 लेवल्स में बांट सकते हैं, 3 सिवियरिटीज में बांट सकते हैं। माइल्ड स्लीप एपनिया, मॉडरेट स्लीप एपनिया, सिवियर स्लीप एपनिया। हमारा सबका 5 बार पर घंटा सांस रुकता है। ठीक है, 5 से 15 बार अगर हमारा सांस रुक रहा है तो इसको माइल्ड स्लीप एपनिया बोलते हैं पर घंटा। ठीक है। अगर हमारा 15 से 30 बार पर घंटा सांस रुक रहा है, जो कि स्टडी में पता लगता है, जो हम स्टडी करते हैं, तो उसको मॉडरेट स्लीप एपनिया कहते हैं। अगर 30 से ज्यादा बार सांस रुक रहा है तो उसको सिवियर स्लीप एपनिया बोलते हैं। ठीक है। तो जो भी पेशेंट्स को मॉडरेट और सिवियर स्लीप एपनिया है, उनको तो ट्रीटमेंट करना ही करना होता है। जो माइल्ड हैं, उनको अगर लक्षण है दिन में नींद आने के, या उनकी ब्लड प्रेशर नहीं कंट्रोल हो रहा है, या कोई भी उनको साथ में डिजीज है, तो उसको ट्रीट करते हैं। अगर माइल्ड है और कोई सिम्टम नहीं है, और ये हमने बाई चांस चेक करने के दौरान में पकड़ में आया है, तो हम इसको कई बार लाइफस्टाइल या वेट कम करना या ऑब्जर्व करके ही फॉलो भी कर सकते हैं। परफेक्ट। सो मतलब उनकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा मशीन देना है। हाँ जी, और वही सीपैप एंड बाईपैप भी सिवियर में कभी कभी ऐसा होता है कि आपका प्रेशर अगर हमें ज़्यादा है तो हम उसको बाई लेवल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है प्रेशर कितना देना है पेशेंट को। तो वो फिर डॉक्टर आपका स्टडी के ऊपर डिसाइड करता है कि आपका कौन सा मशीन आपको दिया जाएगा। सो डॉक्टर, अभी ना आपने मास्क के बारे में बात की कि जो मशीन्स होती है उनमें मास्क होते हैं। तो आई थिंक मैंने जो अमाल मलिक को मशीन यूज करते हुए देखा, उसमें ना उनके हेड पर कुछ एक स्ट्रक्चर टाइप की चीज रखी होती है, और मास्क भी यूज होता है। तो क्या डिफरेंट टाइप्स के मास्क होते हैं, और ये क्या है जो हेड पर जो एक स्ट्रक्चर जैसा रखकर सोया जाता है? सो ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, स्लीप एपनिया का जो ट्रीटमेंट है, गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्लीप एपनिया का, ये पैप मशीन ही है। चाहे वो सीपैप या बाईपैप हो, पैप मशीन है, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर मशीन। नाउ ये मशीन को प्रेशर से एयर डिलीवर करना है नोज या माउथ के ऊपर। सो अब उसके लिए एक मास्क लगेगा। सो जो मास्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ट्रीटमेंट का, बिकॉज वो अगर चूज प्रॉपरली नहीं किया तो आपका ट्रीटमेंट फेल जरूर होगा। बिकॉज ये इंट्रूसिव सी चीज है जो आपको लगा के सोनी है। तो इसकी एक्सेप्टेंस भी इसलिए मुश्किल होती है, क्योंकि हर बंदा कहता है लगा के मुझे कैसे नींद आएगा। सो आप ये मान लीजिए, जैसे हम आँख में दिक्कत होती है तो चश्मा लगाते हैं ना। अब चश्मे की फिटिंग ठीक नहीं होगी, ओके, तो जितना अच्छा चश्मा होगा क्वालिटी का, उतना अच्छा आप अच्छे से लगा पाएंगे। तो ऐसे ही मास्क डिफरेंट तरीके से आते हैं। सो कुछ मास्क होते हैं जो सिर्फ नाक पे रहते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ नॉस्ट्रिल्स पे रहते हैं। सो नोज वाले को नोज मास्क कहते हैं, जो सिर्फ नॉस्ट्रिल्स के ऊपर रहते हैं उसको नोज पिलोज कहते हैं। देन कुछ मास्क आते हैं जो नोज और माउथ दोनों पे रहते हैं, तो उनको बोलते हैं ओरोनेजल या फेस मास्क। ओके, देन कुछ मास्क होते हैं जो सिर्फ नोज के नॉस्ट्रिल्स पे और मुंह माउथ पे आते हैं, वो नोज ब्रिज पे नहीं आते। सो मल्टीपल तरह के मास्क हैं। उसमें भी बड़ी इनोवेशंस हो गई हैं। जो आप बोल रहे हो हेड पे जाता है, सो यूजुअली जो ट्यूब मैंने बताया उससे आती है मशीन से, वो आगे सामने आती है। सो इसमें भी कंपनीज ने अलग अलग इनोवेशन किए कि मास्क सामने आए, तो उन्होंने फिर उसको कन्वर्ट कर दिया कि ऐसे एक ऐसी ट्यूबिंग हो जो कि यहाँ पे आए, सो पेशेंट को
हेड टर्न करने में दिक्कत ना हो। ओके। सो जो अमाल मलिक जो लगा रहे हैं वो मास्क इज द मास्क जिसमें नोज से जाके देन वो ऊपर से ट्यूबिंग जा रही है उनकी। सो दैट्स व्हाई इट लुक्स लिटिल मेसी बट देन दैट मास्क इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल मास्क। सो डॉक्टर, अभी आपने ना मास्क के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस टाइप के मास्क होते हैं और किस तरह से पेशेंट को वो हेल्प करते हैं। अब अगर हम और ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें, क्या क्या और ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं? सो मैंने बताया गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट स्लीप एपनिया की सीपैप मशीन है। ओके। गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए है क्योंकि लेवल्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन अगर मल्टीपल है, नोज के पीछे, माउथ के पीछे और गले के पीछे, तो ये सब लेवल्स पे एयर के थ्रू उस रास्ते को खुला रखेगा। बट सब पेशेंट्स में ये कारगर नहीं भी होता। पहली चीज़ तो जो मोस्ट कॉमनली जिसकी वजह से पेशेंट नहीं लगा पाते वो है कि इतने कम्बरसम है ये मेरे से, और पेशेंट्स को ये क्लॉस्ट्रोफोबिक और घुटा घुटा सा फील होता है। सो देर आर बिन मेनी अदर थिंग्स जिसको ट्राई किया गया है। सो अब आपको ये देखना है कि आपका ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर है। सो उसके लिए एक प्रॉपर इवेल्युएशन होता है। सो पहला इवेल्युएशन स्लीप स्टडी से हो गया, और अगर आपका अगर हमने पहले देखा, और हम पहले भी जब हम पेशेंट को देखते हैं तो हम पहले भी इवेल्युएट करते हैं। अगर पेशेंट को नोज में ही कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिख रहा है कि आपका नाक का हड्डी टेढ़ा है, ओके, वहाँ पे पॉलिप है, नोज में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, और हमें दिख रहा है कि गले के पीछे और वो कुछ नहीं है, देन ऑब्वियसली हम अपने ईएनटी कोलीग्स के साथ मिलके इसको इवेल्युएट करते हैं। Okay. नोज के पीछे जैसे बच्चों में मैंने बताया एडिनॉइड्स हैं, अगर हमें दिख ही रहा है कि आपका टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं तो वो अगर हम निकाल देंगे तो फिर ऑब्स्ट्रक्शन अगर वहीं है, नोज में भी नहीं है और नीचे गले में भी नहीं है, तो टॉन्सिल्स निकाल दिए तो आपका स्लीप एपनिया खत्म ही हो जाएगा। ठीक है। सो अब ऐसे ही जीभ किसी का बड़ा है, ओके, अगर आपका जो पैलेट है, जो पीछे हमारा तालू होता है, वो अगर डाउन है थोड़ा और फ्लॉपी ज़्यादा है, वहाँ चर्बी ज़्यादा है, तो उसको भी हम ये सर्जिकल वे में ट्रीट करके वो क्योर कर सकते हैं। देन मीन दैट क्राउडिंग, अगर माउथ में बच्चों में देखें टीथ की क्राउडिंग है, इवन एडल्ट्स में ठुड्डी थोड़ा पीछे है, तो डेंटिस्ट भी इसमें कभी कभी हेल्प करते हैं कुछ डिवाइसेस देके, जिसको बोलते हैं मैंडिबुलर एडवांसमेंट डिवाइस, जो कि मैंडिबल हमारा जो नीचे वाला जॉ है उसको आगे की तरफ खींच के इसका ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। सो मल्टीपल ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, बट ऑल ऑफ दीज आर इंट्रूसिव। लेटेस्ट जो आजकल रिसर्च चल रही है, जो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो मल्टीपल अदर ड्रग्स और चीज़ों पे चल रही है, जो कि हमारा स्लीप एपनिया का एक कारण ये है कि आप जग जाएं बार बार, तो उसको रोकना कि आपका अराउजल जो बार बार नींद में जग रहा है वो थ्रेशोल्ड कम हो जाए, कि आपकी नींद जगे ही ना हल्के से ऑब्स्ट्रक्शन में, तो उसके ऊपर मेडिकल साइंस अभी काम कर रहा है, कुछ ड्रग्स ऐसे। फिर हमारी जीभ मसल, ये मसल हैं क्योंकि गले के आसपास की मसल्स हैं, ये इनकी टोन बरकरार रहे, इसके ऊपर भी ट्रीटमेंट और मेडिकल ट्रीटमेंट पे काम हो रहा है। देन बड़ी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताएंगे, अभी एक बहुत न्यूज़ में भी था ये, पिछले महीने ही एक न्यूज़ में आर्टिकल, इसमें जनरल में आर्टिकल आया है। एक ट्रीटमेंट होता है फेशियल, ये जो मसल्स हैं हमारी, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको हम बोलते हैं मायोफंक्शनल थेरेपी। सो जिनको माइल्ड स्लीप एपनिया, मैंने बताया 5 से 15 बार सांस रुक रहा है, उनके लिए कुछ ट्रीटमेंट होती है जिसमें हम आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताते हैं। तो उसी के बेस पे अगर एक जयपुर में, अपने इंडिया के ही जयपुर में, एक शंख बजाने वालों के ऊपर स्टडी की गई थी, जिसमें पाया गया था कि जो कुछ उन्होंने स्टडी किया, कुछ शंख पेशेंट जिनको स्लीप एपनिया है उनको डेली शंख बजाने के लिए दिया गया और कुछ को नहीं दिया गया। तो देखा कि जो शंख बजाते हैं उनका माइल्ड स्लीप एपनिया इम्प्रूव हो गया और उनको लक्षण और सिम्टम्स, नींद की अलर्टनेस बेहतर रही। सो इवन ये भी ट्रीटमेंट है जो इनको माइल्ड स्लीप एपनिया और जिनकी टोन मसल्स की पुअर हो जाती है जैसे जैसे एज होती है। Okay. So multiple other treatments हो रही हैं, but still gold standard treatment starts with CPAP only. ओके, सो ये CPAP वाला जो ट्रीटमेंट है वो क्या लाइफ लॉन्ग चलता है या एक टाइम पे आके बंद हो जाता है, डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है मशीन पे? नहीं, सो इट्स लाइक ऑब्स्ट्रक्शन है जब तक तब तक रहेगा, और ऑब्स्ट्रक्शन तो क्योंकि आपकी बनावटी है तो वो रहेगा। तो CPAP का ट्रीटमेंट इज यूजुअली लाइफ लॉन्ग, जैसे कि चश्मा है,
अगर मेरे को लग रहा है तो चश्मा लगाने से नहीं ठीक होएगा मेरा आंख, ऐसे ही सीपैप लगाने से स्लीप एपनिया नहीं ठीक होगा। बट अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन का कारण सिर्फ मोटापा है तो 70% चांस है कि आपका स्लीप एपनिया खत्म हो जाएगा। ओके। और अगर आपका ऑब्स्ट्रक्शन का कारण नोज या टॉन्सिल्स या एडिनॉइड्स या कोई गले या चर्बी या जीभ बड़ी या टीथ में है और वो सर्जिकली करेक्टेबल है तो वो ट्रीट करने से स्लीप एपनिया क्योर हो जाएगा। सो सीपैप इज नॉट अ क्योर बट अ फुल कंट्रोल। अच्छा। ओके, बट अगर क्योर हमें चाहिए तो कुछ करेक्टेबल चीजें हमें मिलनी चाहिए, या तो ओबेसिटी हो। ओके, और ओबेसिटी भी देखो सब में ओबेसिटी करेक्ट करने से नहीं होगा, 30% ऐसे होंगे जिनमें और भी कारण होंगे। सो मल्टीपल कारण भी ऑब्स्ट्रक्शन के हो सकते हैं। सो इसी में मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो अमाल मलिक जो हैं, ही इज नॉट वेरी ओबीज, ही इज नॉट वेरी ओल्ड, ही इज नॉट वेरी जो कि जिससे पता लगे कि रास्ते में कोई रुकावट होगा, बट उनका हमने मुंह खोल के या नाक का एग्जामिन नहीं किया। सो देयर मे बी समथिंग इन हिज एयरवे व्हिच इज ऑब्स्ट्रक्टिंग, That is true. जिसकी वजह से उनको, इवन दो ही लुक्स फिट एंड ही इज वेरी यंग एंड हेल्दी, उनको ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से वो मशीन उनको हेल्प करती है। सो हम कह सकते हैं कि कुछ सिचुएशंस में स्लीप एपनिया कंप्लीटली क्योरेबल है और कुछ में नहीं भी हो सकता है। हाँ जी, ओके, बिल्कुल। परफेक्ट। सो डॉक्टर, ऐसा भी कुछ होता है कि जो सीपैप मशीन है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो, कॉम्प्लिकेशंस भी हो, ट्रीटमेंट के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस पेशेंट फेस करता है? नहीं, सीपैप एक सिंपल ब्लोअर मशीन है। ओके, इसके जो मेन सबसे कॉमन स्टार्टिंग साइड इफेक्ट यही होता है कि पेशेंट को ये हवा के अगेंस्ट प्रेशर लेने में थोड़ा घुटन सी महसूस होती है, जो कि ट्रांजिएंट, और वो अगर हम उसको धीरे दें, प्रेशर कम दें, बड़ी सारी मशीन्स, मास्क और मशीन के सेटिंग्स में हम करते हैं तो, और अच्छे आप स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, वो आपको हेल्प करेगा, तो वो मशीन का ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है। और पेशेंट जब एक बार लगाना शुरू करते हैं तो उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो मशीन के मेन तो क्लॉस्ट्रोफोबिया एक कॉम्प्लिकेशन होता है, देन निशान पड़ना थोड़ा बहुत फेस पे, हवा अंदर थोड़ा निकलने से ढकार आना, ये बहुत माइनर साइड इफेक्ट्स हैं। कोई भी इसके मतलब लाइफ थ्रेटनिंग या कोई भी इसके सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं मशीन के। सो मशीन सिर्फ सोते टाइम ही इस्तेमाल करनी होती है ना, पूरे दिन तो नहीं लगा के रखना है? देखिए, नींद की बीमारी है तो नींद का ही ट्रीटमेंट होएगा, तो नींद में ही लगानी होती है। ओके, परफेक्ट। सो डॉक्टर, इसके साथ ही ना कुछ और डाइट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि डाइट का भी आपने बताया कि अगर किसी को ओबेसिटी है तो कहीं ना कहीं उनमें भी रिस्क रहता है स्लीप एपनिया का होने का। सो जो स्लीप एपनिया के पेशेंट्स हैं, क्या उनको कुछ खाने में चीजें हैं जिनसे परहेज करना बहुत जरूरी है? देखिए, स्लीप एपनिया जो है, इट्स अ विशियस साइकिल विद डाइट। जिनको स्लीप एपनिया है, जिनको स्लीप एपनिया ट्रीट नहीं होता है, उनकी नींद जो डिप्राइव रहेगी, तो जो ये देखा गया है कि जिनकी नींद डिप्राइव रहती है वो अगले दिन ज़्यादा खाना खाते हैं, और खाने में भी वो चीज़ पिक करते हैं जो कि ज़्यादा शुगरी हो। तो उसकी वजह से वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता है तो यहाँ पे चर्बी बढ़ती है, उसके स्लीप एपनिया बढ़ती है। तो एक विशियस साइकिल है। सो आपका एक तो ये है कि आपको खाने में ये ध्यान देना है कि आपको जो जो चीज़ मोटापा बढ़ाए वो नहीं लेना है। देन आपको ये चीज़ और ध्यान देना है कि खाना 8 o'clock के बाद, मतलब खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का अंतर हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खाएंगे ज़्यादा तो आपको नींद में और डिस्टर्बेंस होगी। ये डायरेक्ट स्लीप एपनिया से लिंक नहीं है, बट नींद को बेहतर करने के लिए डेफिनेटली अगर आप 2 घंटे पहले खाएंगे तो एल्कोहल, ओके, एनीथिंग विच इज गोइंग टू मेक यू मोर स्लीपी, जैसे कि एल्कोहल, सिगरेट, ये सब आपका स्लीप एपनिया को भी वर्स कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। इसके साथ ही ना डॉक्टर, स्लीपिंग पोजीशन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कुछ लोग ना एकदम उल्टे तरीके से सोते हैं या एक साइड करवट लेकर सोते हैं, तो इसका भी कोई रिस्क है या कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि जो लोग इस तरह से सही प्रॉपरली स्लीपिंग पोजीशन नहीं मेंटेन करके सोते हैं उनमें भी स्लीप एपनिया होने का रिस्क है या वो ट्रिगर हो सकता है? देखिए, जो रास्ता है, अब ग्रेविटी की वजह से जब हम सीधा लेटेंगे तो ऑब्वियसली वो पीछे की तरफ फॉल करेगा, टंग, है ना। तो जो बिल्कुल सीधा लेट के सोते हैं उनको अगर ऑब्स्ट्रक्शन का टेंडेंसी है, रिस्क है ऑब्स्ट्रक्शन के, तो उनको स्लीप एपनिया जल्दी प्रेसिपिटेट होगा। तो उनके लिए साइड करवट लेके सोना इज मोर एडवाइजेबल, बट इट इज ईजियर सेड देन डन। अब एक बार आप सो गए तो आपको नहीं पता आप किस करवट सो रहे हैं। यूजुअली अपने आप ही नेचुरली हमने देखा है स्लीप एपनिया के पेशेंट्स या तो
पूरा उल्टा सोते हैं, ओके, या फिर मतलब साइड करवट ही सोते हैं, बट स्टिल स्लीप एपनिया उससे सिवियर से माइल्ड या मॉडरेट हो सकता है, बट खत्म नहीं होता है। ओके। पोजिशनल स्लीप एपनिया एक अलग भी मतलब भी एक बीमारी होती है, इसमें सिर्फ एक पोजीशन में ही स्लीप एपनिया ज़्यादा होता है और सीधा लेट के ओह! ज़्यादा होता है और लेटरल में ख़त्म ही हो जाता है। अच्छा। सो ऐसे कंडीशन में पोजिशनल स्लीप थेरेपी कारगर है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हुँ। ट्रीट इन दैट वे कि आपको उसी करवट लेना है। उसके लिए कुछ होते हैं डिवाइसेस जो कि आपको उस करवट लेने पे वाइब्रेट करते हैं, वियरेबल डिवाइस होते हैं, या कुछ ऐसे पिलोज या कुछ होते हैं जिससे कि आप करवट ही में ही सोएं, सीधा लेटे ही ना। बट मेनली ट्रीटमेंट्स पोजिशनल स्लीप एपनिया का भी सीपैप मशीन ही होता है। सो डॉक्टर, हमने स्लीप एपनिया को बहुत अच्छे से समझ लिया है और आपने ना शुरुआत में बताया था कि स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट होता है उसकी सांस भी रुक जाती है। तो क्या सांस रुकने की वजह से डेथ का भी रिस्क रहता है? लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है ये? देखिए, जो पेशेंट इसको निगलेक्ट करते हैं, और एक तो सीवियर स्लीप एपनिया वाले हुँ। पेशेंट्स हैं, और क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी रहती है रात में, सो किसी किसी पेशेंट्स की डेंजरसली ऑक्सीजन लो हो सकती है, इतनी कि उसको हार्ट के रिदम में प्रॉब्लम आ जाए, ओह गॉड! और एक सडन डेथ का भी इसमें रिस्क होता है, दो ये बहुत कम होता है और हुँ, बिल्कुल बहुत सिवियर निगलेक्टेड स्लीप एपनिया पेशेंट्स में होता है। हुँ, बट अनदर थिंग इज, आप ये देखिए, इससे भी ज़रूरी आपको ये है कि चाहे वो माइल्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, सिवियर हो, लाइफ का रिस्क, अगर स्लीप आपकी डिप्राइव्ड है तो अगले दिन हुँ, अगर आप नींद में हैं और आप ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको एक्सीडेंट की वजह से भी रिस्क है डेथ का, ठीक है, और आप ना ही अपनी बट दूसरे की लाइफ भी रिस्क में हुँ, डाल रहे हैं। तो तीसरा, अगर हम लाइफ की बात करें, बिकॉज स्लीप एपनिया अनट्रीटेड आपका हार्ट अटैक्स, डायबिटीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स और इन सबको बढ़ाता है, तो इनसे भी ऑब्वियसली डेथ का हुँ, रिस्क लेटर ऑन बना रहता है। तो स्लीप एपनिया स्टार्ट खराटे से होती है, उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे स्लीप एपनिया सडन डेथ कर सकती है, एक्सीडेंट कर सकती है, और लेटर ऑन डिजीजेस की वजह से भी हुँ। डेथ का कारण बन बन सकती है। सकती है। सो डॉक्टर, हमने शुरुआत से बात की कि स्लीप एपनिया एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा डिसऑर्डर है जो हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को अफ़ेक्ट करता है और जिनकी डिस्टर्ब्ड नींद रहती है, कहीं न कहीं वो भी एक कॉज़ बन सकता है स्लीप एपनिया होने का। अब मैं आपसे एक आखिरी क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सोने में दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है या अच्छी नींद के लिए क्या कुछ ऐसे प्रिवेंटिव स्टेप्स हैं, कुछ ऐसी टिप्स हैं जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि लाइफ़स्टाइल में अगर वो कुछ चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें या अपना एक डे टू डे लाइफ़ का रूटीन इस तरह से सेट कर लें कि उनकी नींद बहुत अच्छे से आए, प्रॉपर वो स्लीप ले पाएँ और स्लीप एपनिया जितने भी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, उनसे खुद को प्रिवेंट कर पाएँ, बचा पाएँ, तो वो क्या होंगे? तो कुछ डूज़ होते हैं, कुछ डोंट्स होते हैं। सो और स्लीप एपनिया के पेशेंट्स में भी इनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। हुँ, सो अगर मैं डूज़ की बात करें, तो हमें एक फिक्स्ड शेड्यूल रखना चाहिए सोने का। एक फिक्स शेड्यूल होना चाहिए सोने का और उठने का, और इतना मतलब जल्दी से जल्दी सोएँ, जितना मतलब उतना जल्दी सोएँ जिससे कि आप एटलीस्ट 7 टू 8 आवर्स ऑफ नींद लें। हुँ, ओके, देन हमें डूज़ में आपका ये है कि आपको जो रूम का टेम्परेचर है, आप जहाँ सो रहे हैं, वो एक कंफर्टेबल होना चाहिए, लाइट्स कम होना चाहिए शाम के वक़्त, एंड आपका नाइट में आपका नॉइज़ इन द रूम शुड बी डिक्रीज़, एंड हुँ, टेम्परेचर शुड बी गुड, योर बेडिंग शुड बी गुड एंड ऑल, एंड आपको गुड सनलाइट एक्सपोज़र और एक्सरसाइज़ करना चाहिए, ओके। जिससे कि आपको बेहतर नींद आएगी। हुँ, अब डोंट्स क्या हैं? तो सबसे पहला डोंट है कि आपको नींद से सोने से जस्ट पहले, एक तो बेड को आप सिर्फ नींद के लिए यूज़ करें, जिस बेड पे आप सोते हैं, उसमें दिन भर पूरा दिन नहीं बैठें, सबसे पहला पॉइंट। ओके। सेकंड जो डोंट्स हैं वो ये कि नींद से 2 घंटा पहले निकोटीन, अल्कोहल, कैफ़ीन नहीं लें, चाय और ये सब स्टिमुलेंट्स होते हैं, इनको हुँ, नहीं लें। बहुत हेवी खाना और बहुत हेवी एक्सरसाइज 2 घंटा पहले नींद से नहीं करना चाहिए। हुँ, देन आपका कोई भी वाइट लाइट होती है, ओके, वो व्हिच कैन बी इवन ट्यूब लाइट्स, तो शाम में लाइट्स डिम कर देना चाहिए। देन हम बड़े टाइम पे टीवी, मोबाइल और लैपटॉप जस्ट सोने से पहले, स्पेशली जस्ट सोने से पहले सब अपना व्हाट्सएप और हुँ, हुँ, मोबाइल हुँ, चेक करते हैं, वो हमारे नींद को डिस्टर्ब करता है, सो ये भी एक डोंट डोंट है। है। हुँ, और अगर आपको कोई भी नींद की
दिक्कत उसके बावजूद भी आ रही है, नींद आने में दिक्कत है या नींद को मेंटेन करने में दिक्कत है, देन आपको डेफिनेटली डॉक्टर से, एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर। थैंक यू सो मच डॉक्टर विकास, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को स्लीप एपनिया पर इतनी इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू अर्षा। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे और भी हेल्थ पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल NBT लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें।